प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है और ये क्या करता है, और अगर ये एक लैंग्वेज है तो हम इसे क्यों नहीं जानते। क्या इस तरीके के सवाल कभी आपके मन में आए हैं? और अगर आए हैं तो हम इन्हीं सवालों का जवाब इस वीडियो में ढूंढेंगे, एक साथ मिलकर ढूंढेंगे। स्वागत है दोस्तों आपका इस चौथे वीडियो में, जो कि डेडिकेटेड है ट्रेनिंग ऑफिसर, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ने जा रहे हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की शुरुआत होती है कंप्यूटर की शुरुआत से। हमने पिछली वीडियो में देखा कि कंप्यूटर की हिस्ट्री क्या है, कंप्यूटर कैसे एक मैनुअल मशीन से इवॉल्व होते हुए धीरे धीरे उसमें विकास होते हुए आज का एक फुल्ली ऑटोमेटिक कंप्यूटर मशीन बना। तो जब कंप्यूटर की शुरुआत हुई तो कंप्यूटर में पहले तो मैनुअली हम कुछ करते रहे, लेकिन बाद में जब कंप्यूटर थोड़ा सा स्मार्ट होने लगा तब हमें उसको काम करने के लिए बार बार कोई बटन, कोई गियर और इन सब की ज़रूरत ना पड़े। इसके लिए हमने क्या किया, हमने कुछ दूसरे तरीके से उसको ऑर्डर देना शुरू किया। तो दूसरे तरीके से क्या तरीके से, कोई ना कोई ऐसा वे तो होना चाहिए जिससे कि कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन हम दे पाएँ। इंस्ट्रक्शन मतलब बात समझिए, यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी हमें। इंस्ट्रक्शन, अभी मैंने एक वर्ड बोला इंस्ट्रक्शन, कई बार आपको एक वर्ड मिलेगा कमांड, ठीक। क्योंकि कंप्यूटर कुछ कर रहा है तो उसको बोलना तो पड़ेगा, मतलब बोलना पड़ेगा मीन्स हमें बताना तो पड़ेगा कि क्या करना है। तो जब हम कंप्यूटर को ये बताने लगे, या कंप्यूटर को क्या, हम किसी को जब हम बताते हैं कि ये करो तो हम कहते हैं कि हम उसे इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, राइट। तो कंप्यूटर को भी कुछ करने के लिए, मतलब क्या करे ये बताना पड़ता है हमें। वो अपने आप नहीं जानता कि मुझे क्या करना है, क्या करना है ये बताना पड़ता है। तो जब हम कंप्यूटर को ये बताते हैं कि क्या करना है तो हम उसको कहते हैं कि हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कंप्यूटर को। तो अब आपको एक बात समझ में आई होगी कि कंप्यूटर खाली आपके पास है या खाली बन गया, उससे कुछ नहीं होना। कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना बहुत ज़रूरी है। तो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए देगा कौन? ह्यूमन। और ह्यूमन यानी कि जब हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देंगे तो हमें पहले पता होना चाहिए कि कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन कैसे दें, राइट। तो यहां से एक शुरुआत हुआ लैंग्वेजेस की, यानी कि कंप्यूटर से बात करने के लिए हमें किसी न किसी लैंग्वेज की जरूरत है। बात को समझिए, लैंग्वेज ये जो वर्ड है ना अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है। जैसे हम चाइना के किसी इंसान से बात करना चाहें, इंडियन, तो हमें चाइनीज लैंग्वेज आनी चाहिए, या तो उस चाइना वाले को इंडियन लैंग्वेज आनी चाहिए, या फिर दोनों को एक ऐसा लैंग्वेज आना चाहिए जो कि वो भी समझता हो, हम भी समझते हो, जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज। इसीलिए इंग्लिश को यूनिवर्सल कहते हैं, क्योंकि इंग्लिश हर जगह कॉमन है। तो इंग्लिश अगर आपको आती है तो मीन्स आप ऑलमोस्ट हर कंट्री के लोगों से बात कर पाएंगे। उसी तरीके से जब हमारे सामने कोई हार्डवेयर जिस पर कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम छाया हुआ है, उसके थॉट बनकर और उसको ऑन कर रहा है, उसकी सभी चीज़ों को मैनेज कर रहा है और हमारे सामने लेकर आ गया कुछ कि हाँ आपका कंप्यूटर ऑन हो गया, आपका प्रोसेसर रेडी है, आपके इंस्ट्रक्शंस के लिए आप इंस्ट्रक्शन दो और ये काम करने को तैयार है। तो बात आती है कि अब हम इंस्ट्रक्शन कैसे दें, हम कैसे बताएं ऑपरेटिंग सिस्टम को कि ये करना है। तो वहां पर जरूरत पड़ती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। तो जब ह्यूमन कंप्यूटर से इंटरेक्ट करता है, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करता है, तो वो किसके माध्यम से करता है? एक लैंग्वेज के माध्यम से, ठीक है। यहां तक बात आपको समझ में आ गई कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक मीडियम है कंप्यूटर और ह्यूमन के बीच। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम को भी हमने एक मीडियम कहा था यूजर और कंप्यूटर के बीच, ठीक है। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम अपने आप में एक सॉफ्टवेयर है, पूरा वो सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम भी किसी ना किसी कमांड के थ्रू ही बना है, वो भी इंटरनली कोई कमांड ही है एक तरीके से, ठीक है। तो वो भी कुछ इंस्ट्रक्शंस का एक ग्रुप है, गुच्छा है, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह काम कर रहा है। तो कोई भी इंस्ट्रक्शन देने के लिए यानी हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी। इट मींस कि जब ऑपरेटिंग सिस्टम भी खुद इंस्ट्रक्शंस का ही एक ग्रुप है, इसका मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए भी हमें किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत पड़ी थी। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम भी किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से ही बना था। क्यों? क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही वो लैंग्वेज है जिसको कंप्यूटर समझ सकता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम खुद भी अपने आप को समझाने के लिए किसी न किसी लैंग्वेज की मदद से ही लिखा गया होता है, ठीक है। आई होप थोड़ा सा ये उलझा हुआ लग रहा होगा, बट आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया हो तो आप कमेंट करिएगा, आई विल एक्सप्लेन मोर, ओके।
प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को हम समझे उससे पहले आप पहले ये समझ लीजिए कि कंप्यूटर जो है, हमारा जो कंप्यूटर है वो दो ही चीज समझता है, वो या तो 0 समझता है या तो 1 समझता है, इसके अलावा और कुछ उसको नहीं पता। ठीक है, समझ गए आप? कंप्यूटर केवल दो ही चीज समझ पाता है, या तो 0 या तो 1। अब इस 0 और 1 के बहुत सारे नाम हैं, या तो ऑफ या तो ऑन। ऑफ का मतलब था स्विच ऑफ करना, स्विच ऑफ, या तो एक स्विच ऑफ स्टेट में रहेगी या तो ऑन स्टेट में रहेगी। तो कंप्यूटर भी ऐसा ही समझता है। 0 को एक और चीज कहा जाता है कई बार, फॉल्स ट्रू। 1 को ट्रू कहा जाता है, 0 को फॉल्स कहा जाता है। ठीक है, कई बार 0 को नो कहा जाता है, 1 को यस कहा जाता है। तो ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। 0 को ये कहा जाता है और ये ग्रुप 1 के लिए यूज किया जाता है। यानी कि कंप्यूटर दो ही चीज समझता है, 0 या 1, ऑफ या ऑन, फॉल्स या ट्रू, नो या यस। लेकिन एक्चुअली में ये 0 और 1 को ही समझता है ना। 0 1 के हम बहुत सारे नाम जरूर रख सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर जो रियलिटी में है वो केवल 0 या 1 को ही समझता है। चूंकि ये केवल दो ही चीज को समझता है, इसलिए हम कहते हैं कि कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज को समझता है। बाइनरी लैंग्वेज, देखिए एक नाम मैं आपको यहां पे दे रहा हूं, बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी क्यों? बाइनरी वर्ड बना है BI से। BI का मतलब होता है दो, टू। ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर केवल दो ही चीजों को समझता है, तो 0 या तो 1, इसलिए हम ये कहते हैं कि कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज को समझता है। ऐसा लैंग्वेज जिसमें दो ही चीज है। बात समझ में आ गई इतनी? ठीक है। तो जब कंप्यूटर की शुरुआत हुई, जब कंप्यूटर बन के तैयार हुआ, मीन्स एक पहला कंप्यूटर, ऐसा कंप्यूटर जो बना होगा, जो इलेक्ट्रॉनिकली चल रहा होगा, जो वो काम करने लगा था जिसकी उसको बनाने वालों ने सोच रखा था। तो उस समय क्या होता था, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस कैसे दिए जाते थे? अब ध्यान रखिएगा, इंस्ट्रक्शन में पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं। कंप्यूटर एक ओनली हार्डवेयर है और वो क्या करेगा ये हमें ही बताना पड़ता है। तो हम इंस्ट्रक्शन तो उसको देना पड़ेगा। तो जब शुरू में जब कंप्यूटर, बहुत पहले की बात है, जब कंप्यूटर बन रहा था, अपने विकास के दौर से गुजर रहा था, उस समय जब कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना होता था तो हमें बाइनरी लैंग्वेज का प्रयोग करना होता था। यानी कि हम 0 1 1 0 0 1 1 ऐसे कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते थे और इसका कुछ मीनिंग होता था। और जब हम इस तरीके से कुछ इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को दे देते थे, सीपीयू में जब ये जाता था ये इंस्ट्रक्शन, तो सीपीयू इसके बदले में कुछ करके हमें दे देता था, यहां पर आउटपुट देता था। यानी कि हमें अपने इंस्ट्रक्शंस को भी बाइनरी फॉर्म में ही लिखना पड़ता था, 0 1 1 0 0 इस तरीके से। तो हम इस लैंग्वेज को, जो कि एकदम बहुत सबसे कंप्यूटर के शुरुआती दौर में ये लैंग्वेज यूज हुआ था इंस्ट्रक्शंस देने के लिए, इस लैंग्वेज को हमने कहा बाइनरी लैंग्वेज। ठीक है, उसके अलावा इस लैंग्वेज का एक बहुत ही मशहूर नाम है जिसे कहते हैं मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज, चूंकि ये बिल्कुल 0 1 1 0 0 को ही यूज करता है, इस लैंग्वेज में यूज किया गया, इसी के थ्रू इंस्ट्रक्शन दिया गया। और 0 1, अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि मशीन यानी कि कंप्यूटर 0 और 1 को ही केवल समझता है। चूंकि हम मशीन जो समझता है वो उस फॉर्म में ही इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, इसलिए हमने इस लैंग्वेज को कहा मशीन लैंग्वेज। ठीक है, अब आप खुद देखो कि मान लो आपको कंप्यूटर से कुछ काम कराने के लिए 0 1 1 1 0 का कुछ ऐसे ग्रुप लिखना पड़ेगा, तो कितना कम्बरसम, कितना मुश्किल होगा, क्योंकि आपको पता भी नहीं है कि 0 1 0 का मीनिंग क्या है। मीन्स 1 1 1 0 0 इस तरीका है तो इसका कुछ और मीनिंग है, 0 0 1 1 1 1 0 ऐसा कुछ है तो इसका कुछ और मीनिंग है। ऐसा आप कितना याद करते चलोगे? मीन्स कि ये बहुत ही मुश्किल टाइप का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्यों? क्योंकि एकदम फंडामेंटल है, मशीन जैसे समझता है उसी भाषा में आप लिख रहे हैं। देखिए ध्यान समझिए, आप मशीन जिस भाषा को समझता है कि आप उसी भाषा में उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, तो हम ऐसे लैंग्वेज को कहते हैं मशीन लैंग्वेज। तो ये सबसे शुरुआती लैंग्वेज है, यानी कि सबसे बेसिक, सबसे लोएस्ट लेवल का जो लैंग्वेज है उसे कहते हैं मशीन लैंग्वेज। ये हार्डवेयर का ही लैंग्वेज है, या इसको कई बार हार्डवेयर लैंग्वेज भी कहा जाता है। हार्डवेयर लैंग्वेज हर जगह आपको नहीं मिलेगा, बुक्स में भी नहीं मिलेगा, ये बहुत रेयर केस में, कुछ आर्टिकल्स में इसका प्रयोग मिलता है। हार्डवेयर लैंग्वेज कहते हैं। क्यों? क्योंकि हार्डवेयर ही 0 1 को समझता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? तो जब कंप्यूटर की शुरुआत हुई और मशीन लैंग्वेज हम कंप्यूटर से काम करवाने लगे, तो क्या हुआ कि
जो कंप्यूटर के बनाने वाले थे, जो कंप्यूटर के प्रोग्राम, जो कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन डालते थे, उनके लिए बड़ा मुश्किल काम हो गया कि रोज इसमें 0 1 1 1 0 हर बार इसमें डालते रहो तब ये काम करेगा। तो उन्होंने सोचा कि नहीं, ऐसे तो काम नहीं चलेगा, और अगर ऐसे काम चल भी रहा है तो केवल कुछ लोग ही, 2-4 लोग ही जो इतना जानते हैं, इतना जानकार हैं, वही इसमें प्रोग्रामिंग कर पाएंगे। प्रोग्रामिंग मीन्स वही इसमें इंस्ट्रक्शंस दे पाएंगे। प्रोग्रामिंग का जस्ट एक सिंपल सा मीनिंग होता है इंस्ट्रक्शन देना, इंस्ट्रक्शन दे पाएंगे। ये नॉर्मल आदमी तो इसमें दे ही नहीं पाएगा, और नॉर्मल आदमी भी नहीं तो थोड़ा जानकार आदमी भी नहीं दे पाएगा, क्योंकि इसके लिए एकदम हार्डवेयर का नॉलेज होना चाहिए कि हार्डवेयर 0-1 को कैसे समझता है। तो इसके लिए क्या किया गया, इसके लिए कहा गया कि नहीं, इससे काम नहीं चलेगा, इससे हमें थोड़ा सा अलग ऐसा लैंग्वेज बनाना पड़ेगा जो हमारे लिए आसान हो। ध्यान से रखिए, मशीन के लिए नहीं, हमारे लिए आसान हो। तो वहां पे विकास हुआ एक नए लैंग्वेज का, जिसे हम कहते हैं असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज, ध्यान से समझिएगा, असेंबली लैंग्वेज। अब असेंबली लैंग्वेज में क्या किया उन्होंने, असेंबली लैंग्वेज में उन्होंने न्यूमोनिक का यूज किया। ठीक है, न्यूमोनिक्स क्या होते हैं, न्यूमोनिक्स इस तरीके के कुछ न्यूमोनिक्स कुछ वर्ड्स होते हैं जिनका एक खास मीनिंग होता है, और उस मीनिंग के लिए हम इस वर्ड का प्रयोग कर देते हैं। जैसे हम ऐसे कहा गया STA, इसको इसके लिए प्रयोग किया गया स्टोर के लिए STA। ठीक है, ADD ये ऐड के लिए यूज किया गया, MUL ये मल्टीप्लाई के लिए यूज किया गया। इस तरीके के कुछ वर्ड फिक्स कर दिए गए और इनका कुछ खास मीनिंग बना दिया गया कि ADD लिखेंगे आप, ADD यहां पे लिखा गया 5 10, तो क्या करेगा, ये 5 और 10 को जोड़ देगा। ठीक है, 2 3 तो 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर देगा। इस तरीके, ये मैं बहुत सिंपल इंस्ट्रक्शंस असेंबली लैंग्वेज के बता रहा हूं। ऐसे करके प्रोग्राम लिखा जाने लगा, मतलब न्यूमोनिक्स का यूज करके प्रोग्राम लिखा जाने लगा। लेकिन बात यहां पर समझिए, जो मेन अहम बात है वो ये है कि हमने असेंबली लैंग्वेज बना लिया, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि जो हार्डवेयर है, जो मशीन है, वो असेंबली लैंग्वेज को अपने आप समझने लगेगा। उसको तो 0-1, क्योंकि वो एक ही चीज जानता है, 0 या 1, दो ही चीज जानता है, 0 या 1, वो केवल बाइनरी लैंग्वेज ही समझेगा। वो कोई समझौता करने को तैयार नहीं है हार्डवेयर कि आप असेंबली लैंग्वेज बना लीजिए चाहे कोई और लैंग्वेज बना लीजिए। वो कहता है, हार्डवेयर कहता है कि मैं केवल 0-1 को ही समझूंगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या किया गया कि कंप्यूटर के साइंटिस्ट ने कहा कि हम एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाएंगे, कुछ ऐसा प्रोग्राम लिखेंगे जो क्या करेगा, असेंबली लैंग्वेज को लेकर हमें आउटपुट में मशीन लैंग्वेज देगा। तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया गया जिसका नाम रखा गया असेंबलर। क्या नाम रखा गया, असेंबलर। असेंबली लैंग्वेज से बना है असेंबलर। इसमें क्या किया गया, इसमें असेंबली लैंग्वेज में लिखा गया प्रोग्राम, असेंबली लैंग्वेज में जो भी आप इंस्ट्रक्शन लिखेंगे वो लिख दीजिए और वो असेंबलर में भेजिए। यहां से ये आउटपुट करता था मशीन कोड। ध्यान दीजिए, यही मेन कॉन्सेप्ट है। असेंबलर एक ऐसा प्रोग्राम है जो असेंबली लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को मशीन कोड में बदल देता है। तो दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो गए, यानी कि अब जो कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन डाल रहे हैं जो लोग, उनको मशीन कोड में या मशीन लैंग्वेज में लिखने की जरूरत नहीं है। वो असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम लिख सकते हैं, इंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं, और उस प्रोग्राम को, इंस्ट्रक्शन को असेंबलर में डालेंगे। असेंबलर अपने आप उसको कन्वर्ट करके क्या बना देगा, मशीन कोड या मशीन लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट कर देगा। फिर आप ये मशीन कोड जो जनरेट हुआ असेंबलर से, इसको इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर को दीजिए और वो उसको आराम से एग्जीक्यूट कर देगा। प्रॉब्लम सॉल्व। तो यहां से शुरुआत हुआ है ऐसे चीजों का। एक तरीके से अगर आप देखें तो असेंबलर एक तरीके का ट्रांसलेटर की तरह काम कर रहा है, नहीं कर रहा है ना। तो यहां से शुरुआत हुआ कंप्यूटर के वर्ल्ड में कि लैंग्वेजेस के ट्रांसलेटर का। असेंबली लैंग्वेज में आप प्रोग्राम लिखिए, असेंबलर नाम के ट्रांसलेटर में डालिए, असेंबलर उसको मशीन कोड में बदल देगा। तो बेसिकली असेंबलर एक असेंबली लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज का ट्रांसलेटर है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं एक दूसरे टाइप के लैंग्वेज की। क्या हुआ कि असेंबली लैंग्वेज तो बन गया, असेंबली लैंग्वेज में लोग इंस्ट्रक्शन भी देने लगे, लिखने लगे, लेकिन असेंबली लैंग्वेज भी इतना आसान नहीं था कि उसको में हर कोई प्रोग्राम लिख पाए। उसमें भी केवल वही लोग प्रोग्राम लिख पाते थे जो जानते हैं, असेंबली लैंग्वेज को बहुत अच्छे से जानते हैं, और साथ में कंप्यूटर के हार्डवेयर की भी उनको जानकारी है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर सबसे महत्वपूर्ण है कि मशीन लैंग्वेज में अगर आप कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं तो आपको जिस मशीन के लिए प्रोग्राम लिख रहे हैं उस मशीन की बहुत जानकारी होनी चाहिए। आपको पता होना
होना चाहिए कि 0 के लिए इसका मीनिंग क्या है, 1 के लिए इसका मीनिंग क्या है, 0 1 के लिए मीनिंग क्या है, 1 1 0 के लिए मीनिंग क्या है, इसके लिए, इस पर्टिकुलर हार्डवेयर के लिए, तो ही आप उसके लिए प्रोग्राम लिख पाएंगे। अगर आप एक हार्डवेयर के बारे में जान गए तो जरूरी नहीं कि आप दूसरे हार्डवेयर के लिए भी मशीन कोड में प्रोग्रामिंग लिख पाएंगे। क्यों? क्योंकि दूसरे हार्डवेयर के लिए में भी मशीन कोड्स अलग अलग हों, उसके लिए 0 1 की मीनिंग अलग हो, है ना। तो इसलिए मशीन लैंग्वेज बहुत ही मुश्किल था। ठीक, दूसरी बात, हम जब असेंबली लैंग्वेज हमने बनाया तो असेंबली लैंग्वेज भी हार्डवेयर डिपेंडेंट ही रहा। वो हमें उसने न्यूमेरिक के फॉर्म में 0 1 से तो बचा लिया, लेकिन उसके जो कोड्स थे वो भी कहीं ना कहीं हार्डवेयर पे डिपेंडेंट थे। जैसे ही हार्डवेयर चेंज होता था उसके न्यूमेरिक चेंज हो जाते थे, न्यूमेरिक का मीनिंग चेंज हो जाता था। तो असेंबली लैंग्वेज में भी प्रोग्राम लिखना बड़ा कंबरसम, बड़ा मुश्किल था, और उसमें भी केवल वही प्रोग्राम लिख पाते थे जो हार्डवेयर की जानकारी रखते थे। ठीक है, तो इससे भी बात बनी नहीं। कंप्यूटर साइंटिस्ट ने सोचा कि नहीं, इससे बात नहीं बनेगी, तो उन्होंने एक स्टेप और ऊपर का लैंग्वेज बनाया जिसे हम कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल हम क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हार्डवेयर से ऊपर उठ गया। देखिए, जो लेवल की बात की जाती है ना, वो हार्डवेयर के रेस्पेक्ट में की जाती है। अब ये जो लैंग्वेजेस बनने लगे ये हार्डवेयर से ऊपर उठ गए। अब इसमें जो प्रोग्राम लिखने वाला बंदा है, जो प्रोग्रामर है, जो इंस्ट्रक्शन दे रहा है इस लैंग्वेज में, उसको हार्डवेयर की चिंता नहीं करनी है, उसको केवल अपने प्रोग्राम की चिंता करनी है। वो उसको केवल इंस्ट्रक्शन देना है, हार्डवेयर को कैसे मैनेज करना है ये लैंग्वेज समझ लेगा अपने आप। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज की खासियत क्या है कि इसमें इंग्लिश जैसे इंस्ट्रक्शंस थे, लाइक इंग्लिश लाइक इंस्ट्रक्शन, मतलब इंग्लिश जैसे इंस्ट्रक्शन थे। तो इसको क्या हुआ, इसको जो इंग्लिश को जानता है वो, मतलब जो नॉर्मल भाषा में इंग्लिश लिखना जानता है, यानी कि भाषा को जानता है, उसी तरीके का स्ट्रक्चर इस लैंग्वेज में भी रहा, जिसके कारण नॉर्मल लोग भी इसमें प्रोग्राम लिख सकते थे। थोड़ा बहुत अगर लैंग्वेज की जानकारी कर लें तो चूंकि इसके सिंटेक्स, इसके रूल्स लगभग इंग्लिश के जैसे थे, तो नॉर्मल लोग भी हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग कर सकते थे। अब बात आती है कि हाई लेवल लैंग्वेज में नॉर्मल लोग तो प्रोग्रामिंग कर लेंगे, लेकिन मशीन का क्या, क्योंकि हार्डवेयर का क्या, क्योंकि सीपीयू तो केवल 0 1 को समझ रहा है क्योंकि वो हार्डवेयर है। तो हुआ क्या कि जाहिर सी बात है यहां पर भी एक ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ेगी जो हाई लेवल लैंग्वेज को क्या कर दे, मशीन लैंग्वेज में बदल दे। तो यहां पर एक दूसरे ट्रांसलेटर की खोज हुई और एक सॉफ्टवेयर बनाया गया। कंप्यूटर साइंटिस्ट ने कहा कि हम एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं, हम एक ट्रांसलेटर बनाते हैं जिसका नाम हम देंगे कंपाइलर। क्या देंगे? कंपाइलर। अब कंपाइलर भी एक खास तरीके का ट्रांसलेटर है। वो क्या करता है, ये हाई लेवल लैंग्वेज को लेता है, हाई लेवल लैंग्वेज, इसमें लिखे हुए इंस्ट्रक्शन को आप कंपाइलर में डालिए और कंपाइलर इसको कंपाइल करके इसको मशीन कोड या मशीन लैंग्वेज में बदल देगा, मशीन लैंग्वेज। और इस मशीन लैंग्वेज को आप हार्डवेयर को दीजिए या अपने कंप्यूटर को दीजिए, वो एग्जीक्यूट कर देगा। यानी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कुछ नहीं है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जस्ट एक कंपाइलर है। यानी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बस इंस्ट्रक्शन को लिखने का एक जरिया है, एक मीडियम है। अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जानते हैं तो आप इंस्ट्रक्शंस लिख पाएंगे, है ना। और ये इंस्ट्रक्शंस किसी ना किसी कंपाइलर यानी कि किसी ना किसी ट्रांसलेटर में जाएगा और फिर ये ट्रांसलेटर या कंपाइलर उसको ट्रांसलेट कर देगा किसमें, मशीन लैंग्वेज में। तो अल्टीमेटली मशीन लैंग्वेज ही जनरेट होना है। बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, अब बात हम करते हैं ये जो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, इसके लिए जो ये ट्रांसलेटर हम कंपाइलर की बात कर रहे हैं, एक दूसरे टाइप का भी ट्रांसलेटर हाई लेवल लैंग्वेज यूज करता है जिसे हम कहते हैं इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर, ठीक है। ये दो चीजें आप दिमाग में रखिएगा, तीन चीजें आपको दिमाग में रखनी है, ठीक है। देखिए, असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। ये तीनों केवल ट्रांसलेटर्स हैं। किसके? एक लेवल, मतलब एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के ट्रांसलेटर हैं। तो बस इसमें आप फर्क यहीं से याद कर लिए। असेंबली लैंग्वेज क्या करता है, असेंबलर क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में, ठीक है। और कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों क्या करते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, मशीन लैंग्वेज में,
बात समझ में आ गई। अब बात आती है कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर एक साथ प्रयोग नहीं किया जाता। कोई लैंग्वेज कंपाइलर प्रयोग करता है, कोई लैंग्वेज इंटरप्रेटर यूज करता है। ये डिपेंड करता है कि जिस भी सॉफ्टवेयर डेवलपर ने या जिस भी कंप्यूटर साइंटिस्ट ने वो लैंग्वेज बनाया है, उसने उस लैंग्वेज के लिए कंपाइलर बनाया है कि इंटरप्रेटर बनाया है। जब भी एक नया लैंग्वेज आता है, तो ध्यान से समझिए, जब भी एक नया लैंग्वेज आता है तो नया लैंग्वेज कोई पैदा नहीं हो रहा है। नया लैंग्वेज तभी आएगा जब उसके लिए या तो कंपाइलर लिखा जाए या तो इंटरप्रेटर लिखा जाए। अगर हम प्रोग्राम करके कोई नया कंपाइलर लिख दें तो वो कंपाइलर एक नया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जन्म दे देगा। यानी कि कंपाइलर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे डिपेंड होते हैं, समझिए, ठीक है। यानी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कुछ नहीं है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को एक ट्रांसलेटर चाहिए होता है, और वो ट्रांसलेटर चूंकि अब हाई लेवल लैंग्वेज ही बन रहे हैं तो उसको या तो ट्रांसलेटर में क्या चाहिए, तो अब हाई लेवल लैंग्वेज के लिए कौन कौन से ट्रांसलेटर हो सकते हैं, कंपाइलर या इंटरप्रेटर, ठीक। अब यहां से देखिए ध्यान से कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंपाइलर का प्रयोग करता है उसे कहते हैं कंपाइल्ड लैंग्वेज, और जो लैंग्वेज इंटरप्रेटर का प्रयोग करता है उसे कहते हैं इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, ठीक है। अभी आपको हो सकता है ऐसा लग रहा हो कि पता नहीं क्या चल रहा है, बट बस मेरे साथ बने रहिए। अभी जैसे ही 2-4 मिनट और दीजिए, उसके बाद आपको एकदम चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। आप दो चीजें यहां पे ध्यान रखिए कि जो लैंग्वेज कंपाइलर ट्रांसलेटर की तरह कंपाइलर का प्रयोग करता है उसे हम कहते हैं कंपाइल्ड लैंग्वेज। जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर की तरह इंटरप्रेटर का प्रयोग करता है उसे कहते हैं इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। और जाहिर सी बात है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर में से किसी एक का प्रयोग कौन करेगा, हाई लेवल लैंग्वेज ही करेगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। एक बात और कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बारे में जान लीजिए कि कंपाइलर क्या करता है। जब कंपाइलर के पास कोई प्रोग्राम आता है तो ये पूरे प्रोग्राम को एक साथ कन्वर्ट करता है मशीन कोड में, एक साथ पूरे लाइंस को। अगर मान लीजिए इसमें 100 लाइन लिखा हुआ है, अगर इसके 98 नंबर लाइन पे एरर है या प्रॉब्लम ऐसा कुछ है जो ठीक नहीं है, जो प्रोग्राम के हिसाब से नहीं है, तो क्या करेगा कंपाइलर, इस पूरे प्रोग्राम में से एक भी लाइन को मशीन कोड में नहीं बदलेगा। वो बोलेगा कि पहले इस एरर को सॉल्व करिए, तब मैं इस पूरे कोड को मशीन कोड में बदलूंगा। यानी कि कंपाइलर के लिए पूरा प्रोग्राम एक चीज है, वो पूरे लाइंस को एक साथ ही मशीन कोड में बदलेगा। अगर एक भी गलती है तो वो एक भी लाइन को मशीन कोड में नहीं बदलेगा। लेकिन इंटरप्रेटर इसके जस्ट उल्टा काम करता है। इसमें क्या होता है, इसमें आप जितने भी लाइन दे दीजिए, ये क्या करता है, एक बार में सारे प्रोग्राम को ट्रांसलेट नहीं करता, मशीन कोड में नहीं बदलता। ये एक लाइन को एक बार में मशीन कोड में बदलता है। मतलब अगर इसके पास 100 लाइन है तो पहले लाइन को मशीन कोड में बदल देगा, फिर दूसरे लाइन को मशीन कोड में बदलेगा, फिर तीसरे को, फिर चौथे को, फिर ऐसे करते करते जाएगा। मान लीजिए 99 नंबर लाइन पे इसको एरर मिला, तो ऊपर के 98 लाइंस ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो चुके, वो मशीन कोड में बदल चुके। अब रुकेगा कहां, ये जाकर 99 नंबर लाइन पे। तो आप देख सकते हैं फर्क, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन या मशीन कोड में कन्वर्जन करता है, जबकि कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक बार एक साथ कंपाइल करता है, ठीक है। हम इतना देखने के बाद एक बार समराइज करते हैं कि हमने क्या पढ़ा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम पढ़ रहे हैं ना, तो एक बार हम जरा देखते हैं कि प्रोग्राम क्या होता है। मैं बता चुका हूं बट फिर भी मैं स्पेसिफाई करके बता रहा हूं। प्रोग्राम कुछ नहीं है, प्रोग्राम होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। और इंस्ट्रक्शन क्या है मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। इंस्ट्रक्शन मतलब एक कमांड, जब आप कंप्यूटर को कुछ करने को बोलते हैं, इसका मतलब आप उसको एक इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। तो ऐसे तमाम इंस्ट्रक्शंस को, एक इंस्ट्रक्शन अकेला हो गया। अब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन का मतलब 2 इंस्ट्रक्शन, 5 इंस्ट्रक्शन, 10 इंस्ट्रक्शन, 15, 20, 25, 100, 200, 500, 1000, 5000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 5 लाख और करोड़ में भी। तो जब ऐसे जितना आपकी कैपेसिटी है उतने इंस्ट्रक्शंस का जब आप एक ग्रुप बना देते हैं तो वो बन जाता है एक प्रोग्राम। समझ गए आप। तो इस प्रोग्राम को लिखने के लिए, यानी कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, यानी कि अल्टीमेटली आपको इंस्ट्रक्शन लिखने के लिए जिस लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है उसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। आई थिंक आपको बात क्लियर हो गई होगी। अब जब कंप्यूटर बना तो
लो लेवल लैंग्वेजेस बने जो हार्डवेयर डिपेंडेंट होते थे, हार्डवेयर के अनुसार हमें प्रोग्राम लिखना पड़ता था, उन लैंग्वेजेस को हमने कहा मशीन लैंग्वेज। हम समझ गए। लेकिन मशीन लैंग्वेज से काम बना नहीं, तो उससे थोड़ा सा ऊपर लेवल का लैंग्वेज बनाना पड़ा, उसे हमने कहा असेंबली लैंग्वेज। बात समझ में आ गई आपको? लेकिन हार्डवेयर यानी कि जो हमारा कंप्यूटर है वो असेंबली लैंग्वेज को डायरेक्टली रन नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा मशीन केवल 0-1 को समझता है। तो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक ट्रांसलेटर यानी कि असेंबलर की जरूरत पड़ी। ठीक है, उसके बाद असेंबली लैंग्वेज से भी बात नहीं बनी, क्योंकि असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज के जैसे ही हार्डवेयर पे डिपेंडेंट था। तो हमें हार्डवेयर से फ्री एक लैंग्वेज चाहिए था, तो वहां पर बात आई और दूसरे लैंग्वेजेस की। अब हम बात करते हैं और किन लैंग्वेजेस की। आपने नाम सुना होगा बहुत सारे लैंग्वेजेस की। उसमें सबसे पहले जब हम कंप्यूटर की हिस्ट्री देख रहे थे तो उस समय मैंने कहा था कि कोबोल पहला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था जो हाई लेवल था, यानी कि जो हार्डवेयर पे डिपेंडेंट नहीं था। कोबोल की शुरुआत हुई, कोबोल के बाद फोर्ट्रान। इस तरीके से तमाम आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के नाम सुने होंगे, और ये सब तो जरूर ही आपने सुना होगा, C++, जावा, बेसिक नाम का भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एडा नाम का भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो पास्कल नाम का भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस किस कैटेगरी में आते हैं? ये सभी आते हैं किस कैटेगरी में? हाई लेवल लैंग्वेजेस में, हाई लेवल लैंग्वेजेस की कैटेगरी। इसमें और भी लैंग्वेजेस जैसे पाइथन है, PHP है, ठीक है, रूबी है, पर्ल है। ये सारे PERL, ये सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हाई लेवल लैंग्वेज में आते हैं। क्यों? क्योंकि ये हार्डवेयर पे डिपेंडेंट नहीं होते। ठीक है, अब बात आती है कि जब ये सारे हाई लेवल लैंग्वेजेस में है तो इनको ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती है। ऑफ कोर्स हमने बात कर ली है। तो इनमें से कुछ इंटरप्रेटर का प्रयोग करता है, इनमें से कुछ कंपाइलर का प्रयोग करता है। जैसे कि C++, जावा, ये सब क्या करते हैं? कंपाइलर का प्रयोग करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि C++ और जावा जो है ये कैसे लैंग्वेज हैं? कंपाइल्ड लैंग्वेज है। इसी में से जब आप देखोगे पाइथन का, तो पाइथन एक इंटरप्रेटर का प्रयोग करता है। पाइथन किसका प्रयोग करता है? इंटरप्रेटर का। तो हम कह सकते हैं कि पाइथन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। बात समझ में आ गई? क्लियर है? अब ये जो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं इसके भी कुछ जनरेशन, यानी कि पूरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के कुछ जनरेशन है। चलिए हम जनरेशन को देखते हैं। चलिए हम बात करते हैं जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। तो उसमें सबसे पहला जो जनरेशन आता है वो होता है फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था मशीन लैंग्वेज। ठीक है, ये क्या था? ये हार्डवेयर डिपेंडेंट था। इसमें मशीन लैंग्वेज यानी कि 0-1 के फॉर्म में प्रोग्राम लिखा जाता था। समझ में आ गई बात? सेकेंड जनरेशन का जो लैंग्वेज था उसमें आता है असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज ये क्या था? मशीन लैंग्वेज से थोड़ा अपर लेवल का था, लेकिन इसको ये भी हार्डवेयर डिपेंडेंट था। और इस लैंग्वेज को एग्जीक्यूट कराने के लिए, रन कराने के लिए हमें एक ट्रांसलेटर यानी कि असेंबलर की जरूरत पड़ती थी। अब जाहिर सी बात है हम पढ़ कर आए, इसके बाद से हाई लेवल लैंग्वेजेस शुरू होंगी। तो थर्ड जो जनरेशन का लैंग्वेज था, थर्ड जनरेशन का जो लैंग्वेज है उसमें आता है आपका C++, ठीक है, जावा। ये कैसे लैंग्वेजेस थे? ये ऐसे लैंग्वेजेस थे जो इंग्लिश जैसे लिखे जाते थे। समझ में आ रही बात? और ये हार्डवेयर डिपेंडेंट नहीं थे, इंग्लिश जैसे लिखे जाते थे। और ये असेंबली लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज से बहुत आसान होते थे, उनसे कम कोड, लाइंस ऑफ कोड। जब आप प्रोग्राम लिखते हैं तो लाइंस लिखेंगे ना कोड के, तो इनको लिखने में इन लैंग्वेजेस का यूज करके प्रोग्राम लिखने में बहुत कम लाइंस ऑफ कोड लगते थे। अगर वही प्रोग्राम असेंबली लैंग्वेज में लिखा जाए तो उससे बहुत ज्यादा लाइन लगता था। और उसी प्रोग्राम को अगर डायरेक्ट मशीन लैंग्वेज में लिखा जाए फिर तो अनगिनत लाइंस लगते थे। तो लाइंस की नंबर घट गई इन लैंग्वेजेस का यूज करने से। हमारा प्रोग्राम, अगर हमने एक मशीन पे प्रोग्राम लिखा तो यही प्रोग्राम थोड़ा बहुत बदलाव के साथ दूसरे मशीन पे भी आराम से रन कर सकता था, जबकि ये मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज में आसान नहीं था। तो ये थर्ड जनरेशन में ऐसे लैंग्वेजेस आए जिनका स्ट्रक्चर इंग्लिश जैसा था, मतलब नॉर्मल एक थोड़ा पढ़ा लिखा आदमी भी इसमें प्रोग्राम कर सकता था, इसको सीख कर और इसमें प्रोग्रामिंग कर सकता था। ठीक है, फिर आती है बात फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस की। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की तो फोर्थ जनरेशन है, उसमें ऐसे लैंग्वेजेस आए, हाई लेवल लैंग्वेज का ही वो ग्रुप है, लेकिन इनको कहा गया वेरी हाई लेवल लैंग्वेजेस। वेरी हाई लेवल क्यों कहा गया? क्योंकि ये
इस थर्ड जनरेशन के लैंग्वेजेस से ज्यादा आसान थे सीखने में और प्रोग्राम लिखने में। दूसरी बात, थर्ड जनरेशन के लैंग्वेजेस में जो लाइंस ऑफ कोड थे जितने लगते थे उससे बहुत कम, उनका 1/10 मतलब 1/10वां भाग। अगर आप किसी प्रोग्राम को थर्ड जनरेशन के लैंग्वेज में 100 लाइंस में लिखा है आपने, तो फोर्थ जनरेशन के लैंग्वेज का अगर प्रयोग करके उसी प्रोग्राम को आप लिखेंगे तो 10 लाइन में ही आप वो प्रोग्राम लिख पाएंगे। 1/10 लाइंस ही लगते थे। तो इस फोर्थ जनरेशन में लैंग्वेजेस यूज हुए जैसे पाइथन, पर्ल, ठीक है। और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमारा एक टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट हमारे इस वीडियो सीरीज में भी, और आपके पोस्ट के लिए भी, जो एग्जाम में बैठेंगे आप उसके लिए भी, तो हम डेटाबेस अलग से पढ़ेंगे। डेटाबेस को भी लैंग्वेजेस की जरूरत पड़ती है। तो डेटाबेस में जितने लैंग्वेज यूज होते हैं वो सब फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस है। इनमें क्या होता था, इनमें स्टेटमेंट्स लिखे जाते थे। इसमें क्या होता था, इसमें एक स्ट्रक्चर है, मतलब जो आपका थर्ड जनरेशन लैंग्वेज था उसमें एक स्ट्रक्चर है, उसकी खास बनावट है, उस हिसाब से लिखना पड़ता था। लेकिन फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज में भी एक बनावट है, बट इसमें स्टेटमेंट्स होते हैं। आप जैसे नॉर्मल इंग्लिश में स्टेटमेंट लिखते हैं वैसे इसमें स्टेटमेंट लिखिए और इसको ये रन कर देगा। तो इसलिए क्या हुआ कि ये थर्ड जनरेशन से ज्यादा ईजी था अंडरस्टैंड करने में, समझने में, प्रोग्राम लिखने में, और बहुत जल्दी इसमें प्रोग्राम लिखा जाता था, बहुत कम लाइन्स में प्रोग्राम लिखा जाता था। और इसकी एक डीमेरिट भी है कि ये थर्ड जनरेशन के लैंग्वेजेस से थोड़ा कम फास्ट है, ठीक है। अब आता है फिफ्थ जनरेशन का लैंग्वेज। फिफ्थ जनरेशन के जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं वो फोर्थ जनरेशन के भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से बहुत ही ज्यादा इजी हैं सीखने में, लर्न होने में, ठीक है। इसके बाद इस लैंग्वेज में, इन फिफ्थ जनरेशन के लैंग्वेजेस में खासियत क्या होती है कि इसमें आप कुछ गलत कोड भी लिखोगे तो उसको अपने आप सही कर लेगा, यानी कि इसमें कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समावेश होता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं वो फिफ्थ जनरेशन में आते हैं। इसमें एआई का समावेश हो जाता है, ठीक है। फिफ्थ जनरेशन के लैंग्वेजेस में आते हैं लैंग्वेजेस मर्क्यूरी, लिस्प, LISP, लिस्प, प्रोलॉग। ये सब जो लैंग्वेजेस हैं ये फिफ्थ जनरेशन में आते हैं और इनको सीखना बहुत आसान है और इसमें प्रोग्रामिंग करना भी बहुत ज़्यादा आसान है। लेकिन ये मेनली एआई के लिए प्रयोग होते हैं क्योंकि इसमें प्रोग्राम ही थिंक कर सकता है, प्रोग्राम अपने आप को ही करेक्ट कर सकता है, ठीक है। बात समझ में आई इतनी। और फोर्थ जनरेशन में एक और नाम मैं आपको बताना चाहूँगा, SQL, जो डेटाबेस का लैंग्वेज है। SQL भी फोर्थ जनरेशन का लैंग्वेज है क्योंकि इन सारे लैंग्वेजेस में स्टेटमेंट्स होते हैं। बात समझ में आ गई। तो ये था प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है और उसके क्या क्या जनरेशन है। अब लास्ट में बस मैं एक डायग्राम से आपको इसी चीज को बता देना चाहता हूं ताकि आपके दिमाग में और इजीली सेट हो जाए चीजें। देखिए, ये है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जिसको भी हमने पढ़ा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। इसको हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। कौन कौन सा? लो लेवल लैंग्वेज, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। और दूसरा क्या हम कह सकते हैं? हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। लो लेवल और हाई लेवल किस आधार पर होता है? लो लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होता है जो हार्डवेयर पे डिपेंडेंट है, हाई लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होता है जो हार्डवेयर पे डिपेंडेंट नहीं हो। और ध्यान रखना आप कि जैसे जैसे आप हाई लेवल पे जाते जाएंगे आपका हार्डवेयर से नाता उतना ही कम होता जाएगा, हार्डवेयर पे कंट्रोल बहुत कम होता जाएगा। इसलिए आज भी जब हार्डवेयर के लिए प्रोग्राम करना पड़ता है तो ज्यादातर लो लेवल लैंग्वेजेस का ही प्रयोग किया जाता है। तो लो लेवल लैंग्वेज में आता है आपका दो। कौन? पहला मशीन कोड, मशीन लैंग्वेज। दूसरा कौन? असेंबली लैंग्वेज। तो जो मशीन लैंग्वेज है वो फर्स्ट जनरेशन का लैंग्वेज है, असेंबली लैंग्वेज जो है वो सेकंड जनरेशन का लैंग्वेज है, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेजेस में भी आपके आते हैं C++, जावा, इस टाइप के लैंग्वेजेस। ये कौन से जनरेशन के लैंग्वेज है? थर्ड जनरेशन के लैंग्वेज है। इसके बाद वेरी हाई लेवल लैंग्वेजेस, इसमें आता है पाइथन, पर्ल, PHP। ये कौन से लेवल के लैंग्वेज है? PHP फोर्थ जनरेशन के लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, फोर्थ जनरेशन के लैंग्वेज हैं। और फिर इसके बाद आता है ऐसे लैंग्वेजेस जो खुद ही अपने आप को करेक्ट कर पाते हैं, थिंक कर पाते हैं। इसमें आते हैं लिस्प, ठीक है। लिस्प के बाद मर्क्यूरी, प्रोलॉग। ये सारे लैंग्वेजेस किस जनरेशन के हैं? फिफ्थ जनरेशन के। तो आपके सामने एक बड़ा ही इजी सा एक डायग्राम है, देखें आप कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ।
और ध्यान रखना आप कि जैसे जैसे आप फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ पे जा रहे हैं ना, हार्डवेयर से दूरी बढ़ती जा रही है। ये एकदम हार्डवेयर के नजदीक है, सबसे नजदीक। ये हार्डवेयर से थोड़ा दूर हो गया, ये हार्डवेयर से और दूर हो गया, लेकिन यहां तक हार्डवेयर पे बहुत ज्यादा कंट्रोल रहता है। आज भी जो वैसे प्रोग्राम्स हैं जिसमें हार्डवेयर की इंटीग्रिटी चाहिए, जैसे वेबकैम को जोड़ना है, नेटवर्क डिवाइस को जोड़ना है, उन सब में C++ जावा का ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये हार्डवेयर के करीब है। और पाइथन, पर्ल, PHP ये सब क्या है, हार्डवेयर से दूर है ना, लेकिन ये इजी बहुत है। उसी तरह लिस्प, ये सब ये लोग हार्डवेयर के बारे में जानते भी नहीं है, लेकिन ये इजी बहुत है। ठीक है, तो आपको बात समझ में आ गई कि हर लैंग्वेज की अपनी खूबी है और अपने उसके डिमेरिट्स भी हैं। आपको बात समझ में आ गई? ठीक है, लेकिन जाते जाते एक बात बोलूंगा कि आप इसको मत भूलना, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर ये क्या है और ये क्यों प्रयोग किए जाते हैं और किसके साथ प्रयोग किए जाते हैं, इसका आप ध्यान जरूर रखना। और अगर आप भूल गए कि क्यों था क्या था, तो आप वीडियो को पीछे जाकर देखिए, आपको फिर से सुनिए, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे मेमोरी टाइप्स और मेमोरी के साइजेस। ओके, चलिए तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए, गुड बाय। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।